विद्यार्थियों कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको संसाधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, वो मेरा डेमो वीडियो था। आज हम सामाजिक अध्ययन के अध्याय संसाधन एवं विकास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं पूरे होश और जोश के साथ। आर यू रेडी? नाउ स्टार्ट। हमने पहले पढ़ चुका था कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन जो हम उपयोग करते हैं और जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमारी नीड्स फुलफिल होती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। पर क्या आपने सोचा है ये संसाधन आते कहाँ से हैं? हम इनका उपयोग तो करते हैं, पर ये आते कहाँ से हैं? बेटा, ये प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है। ये प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जिनका हम अपने बुद्धि, प्रौद्योगिकी और तकनीक के माध्यम से का उपयोग करके इनका उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और जीवन को आरामदायक बनाते हैं। ये होते हैं संसाधन। साधन वे चीज़ हैं जो प्रकृति में मुक्त रूप से मिलती। सारी वस्तुएं साधन है। सारी जो प्रकृति में मुक्त रूप से मिलती वस्तुएं, सारी वस्तुएं साधन है। पर संसाधन वे हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है या उन वस्तुओं का उपयोग हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है, वे संसाधन है। अब संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? चलो अब इनको समझ लेते हैं। इनका वर्गीकरण पहले तो स्वामित्व के आधार पर किया गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति संसाधन आते हैं, जिनमें हमारी संपत्ति होती है। सामाजिक संसाधन होते हैं जो समुदाय के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। और फिर होती है हमारी राष्ट्रीय संसाधन। जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन जो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर हो। जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत के अंदर जितने भी संसाधन है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, जैविक हो, अजैविक हो, किसी भी प्रकार के हो, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। हम राष्ट्रीय संसाधन में व्यक्तिगत या सामुदायिक संसाधन दोनों को ले सकते हैं। सरकार द्वारा इसका अधिनियम या अधिकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जो व्यक्तिगत एवं सामुदायिक है, पर उनका उपयोग राष्ट्र के हित में किया जा सकता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है। जानते तो हैं कि वहाँ भी साधन है, पर हमने उसको भी संसाधन नहीं बनाया है। वे संभावी संसाधन कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम आगे चल के कर सकते हैं। या जानते तो हैं कि है, परंतु अभी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे रखे हुए वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण मीन्स पता लगाया जा चुका है। अधिकांश संसाधन बेटा हमें प्रकृति में मिलते हैं। कुछ प्रकृति के अंदर दबे हुए होते हैं, कुछ प्रकृति में मुक्त ऊपर सतह पर मिल जाते हैं। तो अंदर की चीज़ों के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। और क्या पृथ्वी की सारी चीज़ों को हमने देख लिया है? क्या नहीं देखा है। तो कहीं कहीं से पता चलता है कि वहाँ पे वो उस चीज़ का सोर्स है या उस चीज़ के हमको स्रोत हैं, तो हमारे से हम लोग उसका कुछ उपयोग करके अपनी और आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। तो इनकी गुणवत्ता तथा मात्रा भी निर्धारित हो गई है कि वो वहाँ पे इतनी है, अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। अभी उनका हमने उपयोग भी नहीं किया है ये बस जानते हैं, पर मालूम है कि गुणवत्ता और मात्रा कितनी है। ये हो जाते हैं हमारे विकसित संसाधन। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुँच के बाहर है, भंडार कहलाते हैं। भंडार क्या होते हैं? वे चीज़ जिनका हम उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, उसका किस तरह से उसको अलग से, यानी जो प्रकृति में तो है, पर क्या वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है ये हम जानते भी हैं, पर हमारे पास उसका तकनीकी ज्ञान नहीं, कौशल नहीं हमारे पास, तो हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। तो ये भंडार कहलाते हैं। सतत पोषीय विकास।
अब देखेंगे विकास को। किसे देखेंगे? विकास। इस तरीके के विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो। कोशीय विकास हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ को यूज़ करें, किसी भी प्रकार के साधन को उपयोग करके अपने लिए संसाधन के रूप में प्रयोग करें, पर हम पर्यावरण को किसी भी तरीके से हानि न पहुंचाए। और आज तो हम यूज़ कर रहे हैं, पर आने वाले समय के लिए, आने वाली हमारे आगे आने वाली 50-60 या उससे पहले वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए इन सब चीज़ों को हम बचाएं। उनके लिए यह न रह जाए कि बस वो चीज़ थी, या तो उनकी फ़ोटो देखें या उनके लिए बस चित्र कहना चाहिए कि कहीं म्यूज़ियम में बस वो चीज़ बची रहे। इसीलिए हमें किसी भी संसाधन का उपयोग ऐसा करना चाहिए कि वो आज बिल्कुल ख़त्म न हो, भविष्य के लिए बची रह जाए, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें देख भी सके और उनका उपयोग भी कर सके। और संसाधन नियोजन। अब ये संसाधन नियोजन क्या है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधन का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, वे होते हैं संसाधन नियोजन। नियोजन का अर्थ ही होता है कि किस वस्तु को कितने समय में, किस मात्रा में पूर्ण करना है, ख़त्म करना है, उस काम को किस प्रकार से उस चीज़ का उपयोग करना है या प्रयोग करना है, ये सुनिश्चित किया जाता है। ये होता है नियोजन। नियोजन कई प्रकार के होते हैं। समय का भी नियोजन किया जाता है, संसाधनों का भी नियोजन किया जाता है। तो यहाँ हम तो संसाधन का नियोजन देख रहे हैं कि इनका उचित और सुनिश्चित प्रयोग, यही हमारे लिए क्या है? संसाधन का नियोजन है। संसाधन संरक्षण। संरक्षण क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ को संरक्षित यानी सुरक्षित रखना, बचा के रखना, उसका रक्षण करना, उसे संजो कर रखना। संसाधन का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग, अर्थात उपयोग तो करें, न्याय संगत हो। किसी भी चीज़ को उपयोग करना, ऐसा नहीं कि अब ये चीज़ तो हमें मिल चुकी है, अब हम इसका भरमार यूज़ करें, ऐसा नहीं करना। ऐसा उपयोग करो जो हमें भी मिले और हमारे साथ जीवन व्यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों को भी इसका फ़ायदा मिले, जिससे संसाधन का अपयोग यानी दुरुपयोग ना हो, या अति किसी को मिल रहा है तो खूब ज़्यादा, नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, ये क्या कहलाता है बेटा? भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण है भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आना। जो हम आज अंधाधुंध कंपनी लगा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उसमें हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है? भूमि की जो उर्वरक शक्ति है या भूमि का जो प्राकृतिक गुण है, मृदा का जो प्राकृतिक गुण है, वो क्या होते जा रहा है? समाप्त होते जा रहा है। तो ये होता है भूमि का निम्नीकरण। इससे भूमि निम्नीकरण में क्या होता है? जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं रह पाती है, जितनी कृषि से उपज लेनी हो पाती है वो हम नहीं ले पाते। ये हो भूमि निम्नीकरण का यह एक निवल अथवा शुद्ध बायोगया क्षेत्र। ये वह क्षेत्र जहाँ वर्षा में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह होता है जो वर्षा आते हैं, जिसको हम खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं ना। जून जुलाई में बुआई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में कटाई कर लेते हैं। वही क्षेत्र वो शुद्ध बोया गया के अंतर्गत आता है। हम लोग ये ना सोचें कि अब हमारे देश में तो आजकल खरीफ की भी फसल ली जा रही है और रबी की भी ली जाती, पर रबी की फसल शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगी। सिर्फ वर्षा ऋतु में जो एक बार या अधिक, कभी कभी क्या होता है वर्षा ऋतु में भी 2 प्रकार की फसल बोई जाती है, वो सिर्फ शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र होगा। कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि को जोड़ना। कुल बोया गया क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जिसमें अपन ने फसल तो उगाए हैं, साथ ही साथ कुछ परती भूमि यानी जो जिन पे हमने फसल को नहीं लगाए, ये पड़ती भूमि हो जाती है, जहाँ पर उत्पादन नहीं लिया जाता, ये उसको भी जोड़ना हो जाता है कुल बोया गया क्षेत्र। तो अब समझ में आया शुद्ध बोया गया क्षेत्र
वह क्षेत्र जहाँ पर बरसात के मौसम में एक से अधिक बार कृषि की जाती है। और कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि का जोड़ना। अब ये परती भूमि क्या है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती, यानी उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे आपने कभी झूम खेती का नाम सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है, ये अक्सर हमारे देश में मेघालय राज्य में, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, ज़मीन पे एक फसल ली जाती है, फिर उसे 2-4 साल के लिए या 1-2 साल के लिए जैसा अवेलेबल हो वैसा वो लोग छोड़ देते हैं। वहाँ पे घास वगैरह जगती है, फिर वही घास को वो लोग फिर जुताई करते हैं, हल्की जुताई, और फिर वहीं पर डबल फसल करते हैं। तो 1-2 साल के लिए ज़मीन को क्या छोड़ दे रहे हैं? परती छोड़ दे रहे हैं ना, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो उनका, वहाँ के लोगों का मानना होता है कि ज़मीन को जब परती छोड़ दो तो उसकी जो उपजाऊपन, फसल उगाने पर जो उपजाऊपन है जो ख़त्म हुआ है वो फिर से पुनः वापस आ जाता है, उपजाऊपन वापस आ जाता है, इसलिए उसे परती छोड़ देते हैं ना, पड़त रख देते हैं। ये होती है परती भूमि। बंजर भूमि। अब ये बंजर भूमि क्या होती है? भूमि का वह खंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती, जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है। ऐसा भूमि का टुकड़ा या ऐसा भूभाग जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं ली जा सकती, उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। इनमें इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, जिसमें पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं और उत्पादन नहीं दे पाते हैं। ये होती है बंजर भूमि। लेटेराइट मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा। अब ये लेटेराइट मृदा क्या होती है? लेटेराइट जो बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ से जब बारिश होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे या जो मैदानी क्षेत्र में जहाँ भी बारिश अधिक होती है तो बारिश का पानी तो बहेगा। बारिश के पानी के साथ साथ क्या होगा, वहाँ की मिट्टी का कटाव होगा और वो बहा के नीचे साइड या लेके ही आएगी। और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी का एक गुण होता है कि अपने आप नीचे बैठने लगती है, पानी में तो बैठने लगती है। और फिर ऐसे में क्या होता है, एक नई प्रकार की मिट्टी का जन्म होता है, और जिसे हम लेटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना। मृदा का एक स्थान से हटना, ये क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज हवा चलती है, जैसे हमने देखे होंगे रेगिस्तान में रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। ये क्या होता है? मृदा अपरदन जैसे ही एक स्थिति बनती है, पर ये इसमें उस समय वहाँ पर मृदा नहीं होती, वहाँ रेत होती है। तो मृदा क्या होती है? हवा से वहाँ की बह जाती है। वैसे जब बहुत तेज बारिश होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों से मृदा का कटाव पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी नीचे कट जाती है, और वहाँ पे देखना पेड़ों की जड़ें स्पष्ट दिखने लगती, ऐसा हो जाता है। या जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहते, वहाँ की तो ज़मीन में ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी नालियों जैसी बन जाती है मृदा पानी के कारण, तो उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन, यानी मृदा का हटना। कई और दूसरे कारणों से भी मृदा का अपरदन होता है, ऐसा नहीं कि बारिश और सिर्फ तेज हवा के कारण से ही होता है, कई अन्य कारकों से भी होता है। उत्खात भूमि। प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किया जाने वाला मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने मृदा अपरदन पढ़ा, तो मृदा अपरदन से जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है, उन्हें ही हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। उन्हीं के कारण, यानी जो प्रवाहित हवाओं के द्वारा या बरसात के द्वारा जो मिट्टी को अपन एक बह जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं तो जाके जमा होती है ना, तो वो जहाँ जमा हुई है मिट्टी, जहाँ पे जमा हुई है, वही भूमि उत्खात भूमि का निर्माण है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अति लघु उत्तर वाले प्रश्न और साथ ही साथ इसकी अन्य अभ्यास कार्य करेंगे। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।